नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई नया टॉपिक नहीं लेंगे। आज हम अक्टूबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उसको वन लाइनर के रूप में देखेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ते जाऊंगी, उसके साथ साथ आंसर बताते जाऊंगी, साथ के साथ एक दो फैक्ट्स भी बताते जाऊंगी। लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, तो आपका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। साथ के साथ जो भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट आईएमपी हैं, तो फिर आपके परीक्षा में आने के लिए भी वो बहुत ही संभावित हैं। इसलिए आप ध्यान से पूरा सेशन देखेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा टर्म से ही डिफाइंड होना चाहिए कि ये गांधी जी की जयंती पे मनाया जाता होगा। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसको 2007 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एडमायर किया गया था कि यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में ये तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। अब 2007 के बाद से लगभग हर साल इसको मनाया जा रहा है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की तो जन्म जयंती होती है, साथ में ये भी याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती 2 अक्टूबर को होती है। तो 2 अक्टूबर से संबंधित क्या क्या फैक्ट है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जयंती है, साथ के साथ अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 हेतु किसे प्रदान किया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बार एक महिला को प्रदान किया गया है। तो देखते हैं कि कौन है वह महिला। तो प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। ये क्या है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हैं, यूएसए की हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाली ये तीसरी महिला है। तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक लगभग 60-70 सालों में, जब से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक केवल 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशास्त्र का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो क्लाउडिया जी हैं वो तीसरी महिला हैं। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो बिहार में अब तक केवल एक ही टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए घोषणा की गई है। तो कौन सा? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को अब टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इसके पहले फर्स्ट कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान रखेंगे ये बिहार का सबसे बड़ा और पहला टाइगर रिजर्व था। कौन सा? वाल्मीकि। अब सेकेंड नंबर पे है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीलावू कुदीचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है? मैंने इसका अंग्रेजी संस्करण आपसे डिस्कस किया था करंट अफेयर्स वाली सीरीज में। अब मैं यहाँ पर इसका जो दूसरा नाम है उसको भी बता रही हूँ कि परीक्षा में अगर इस तरीके का प्रश्न बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नीलावू कुदीचा सिम्हांगल जो है यह एस सोमनाथ जी की आत्मकथा है। इसका अंग्रेजी नाम क्या था? मैंने बताया था लॉयन दैट ड्रंक द मूनलाइट। तो लॉयन दैट ड्रंक द मूनलाइट जो एस सोमनाथ जी, जो इसरो के अभी फिलहाल में अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ जी की ये ऑटोबायोग्राफी है, लायन दैट ड्रंक मूनलाइट। इसी का जो है संस्करण जो है क्या है? नीलावू कुदीचा सिम्हांगल। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। नीलावू कुदीचा सिम्हांगल एस सोमनाथ जी की, इसे याद रखेंगे। यहाँ पर सिम्हांगल है, सिंह की बात है, और लॉयन की बात है, तो दोनों क्या है? एस सोमनाथ से रिलेटेड हैं। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्कोर क्या रहा? रैंक की तो बहुत बात कर ली हमने कि 125 देशों में इस बार 111वीं रैंक रही। अब हम लोग स्कोर को भी ध्यान में रखते हैं, स्कोर भी पूछा जा सकता है। तो इस बार भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है और स्कोर क्या है? तो 28.7% इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर है। कौन सी श्रेणी में? गंभीर श्रेणी में, और 111वीं रैंक है 125 देशों में। इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संप्रीति किन देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सैन्य अभ्यास से एक ना एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। तो हाल में संप्रीति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखेंगे संप्रीति किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? सत्यजीत रे जी है, बहुत ही बड़ा नाम है हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। सत्यजीत रे जो हैं बहुत ही जाने माने निदेशक और अच्छे रचनाकार रहे हैं। तो सत्यजीत रे के सम्मान में जो पुरस्कार दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वह इस साल किसे दिया गया है? तो माइकल डगलस जी को दी। ये अमेरिका के एक एक्टर हैं, इनको इस साल सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं ये? तो अमेरिका के हैं। नाम क्या है? माइकल डगलस।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बथुकम्मा पुष्प उत्सव, मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बथुकम्मा पुष्प उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना का फेस्टिवल है, महिलाओं से संबंधित ये पूरा फेस्टिवल है जहाँ पर माँ पार्वती की जो है पूजा की जाती है, और ये पूरी तरीके से फूलों का एक पुष्प उत्सव है, फूलों से मनाए जाने वाला त्यौहार है। ध्यान रखेंगे, बथुकम्मा नाम किस राज्य का? तेलंगाना का ये फेस्टिवल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय जोड़ी। ये जो जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। ये जो है पिछले 2 सालों से काफ़ी चर्चित रहे हैं, जितने भी टूर्नामेंट इन्होंने खेले हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लगभग हर टूर्नामेंट में इन्होंने जीत हासिल की है, कहीं गोल्ड जीता है, कहीं पे फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में इन्हें सर्वश्रेष्ठ जो शीर्ष खिलाड़ी के रूप में, युगल जो खिलाड़ी के रूप में इन दोनों को चुना गया है। युगल श्रेणी में यानी कि डुओ में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी क्या है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले ये दो भारतीय हैं, नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बाहर बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में? तो बाबा साहब अम्बेडकर भारत में भी बहुत ही एक सम्मानित व्यक्ति हैं। भारत में तो बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन अभी विदेश में एक बहुत ही अच्छे बड़े राज्य में यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, यूएसए में इस तरीके का कुछ काम हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 किससे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, ये हर साल कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल ये प्रदान किया जाने वाला सम्मान पुरस्कार है। तो हम देख लेते हैं कि सरस्वती सम्मान इस बार किसे दिया गया है, तो शिव शंकरी जी को इस बार का सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। ये दिया जाता है 2023 में दिया गया, बट ये एक साल थोड़ा पीछे चलता है। तो 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी जी को, इनकी तमिल रचना सूर्यवंशम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है। शिव शंकरी जी की तमिल रचना है क्या? सूर्यवंशम, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। 2021 में इन्हें पिछले साल किसे दिया गया था? तो ये नाम भी पूछा जा सकता है, राम दृश्य मिश्र जी को पिछले साल दिया गया था, उनकी रचना मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ राम दृश्य मिश्र जी की रचना थी, जिसके लिए पिछले साल वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था, और इस बार वर्ष 2022 का सरस्वती पुरस्कार दिया गया है किसे? शिव शंकरी जी को। इसकी शुरुआत किसने की है? तो के बिरला फाउंडेशन जी है, फाउंडेशन जो है वह ये सम्मान देता है। के बिरला फाउंडेशन ही सरस्वती सम्मान भी देता है और व्यास सम्मान भी देता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? विश्व खाद्य दिवस तो बहुत डिस्कस किया हमने, अब इसकी थीम को भी डिस्कस करते हैं। मैंने जब पढ़ाया था ये टॉपिक तो भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार रखा गया है। क्यों? क्योंकि खाद्य के साथ साथ जल को भी, यानी कि भोजन के साथ साथ जल को भी इस बार थीम के रूप में रखा गया है। दोनों पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए थीम क्या रखी गई है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। मतलब खाद्य की बात हो रही है तो केवल खाद्य ही नहीं, जल भी जीवन का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जल ही जीवन है बोला जाता है, तो जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। विश्व खाद्य दिवस मनाया कब जाता है? तो ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि WHO द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन खोज ली गई है। फिलहाल पहली खोजी गई थी, अब दूसरी खोजी गई है और उसको मंजूरी भी दे दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हर साल कॉमन रहती हैं और इसमें भारी मात्रा में लोगों के डेथ होने की और संक्रमित होने की संभावना रहती है। तो ये इस बार का जो दूसरा वैक्सीन है, नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसको WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है। पहली कौन सी थी? तो मॉस्फिरिक्स RTS-S। तो इसको भी याद रखेंगे, मॉस्फिरिक्स RTS-S जो मलेरिया की पहली ऐसी वैक्सीन थी जिसको WHO ने मंजूरी दी थी। अब दूसरी में इसकी वैक्सीन आ गई है R21 मैट्रिक्स एम, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको ये प्रश्न दिख ही जाएगा, मलेरिया डेंगू बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं अभी फिलहाल।
देखते हैं अगला प्रश्न, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल पेंशन नाम से ही है कि पेंशन देने के मामले में भारत की क्या स्थिति है, हम अपने वरिष्ठ जनों को, बुजुर्गों को किस स्थिति में या किस तरीके से पेंशन दे रहे हैं। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को जो है वो 45 स्थान प्राप्त हुआ है। कुल 47 देशों में 45th रैंक पे है। हमें खराब स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं मानी जाएगी, पीछे से टॉप किया है लगभग। तो 45 हमने स्थान प्राप्त किया है, कितने देशों में, 47 देशों में। पिछले बार क्या स्थिति थी, तो पिछले बार 44 देशों में 41st जो रैंक थी हमारी, यानी कि पिछले बार 41वीं रैंक थी। अभी हम 4 पायदान और खिसक गए हैं और 45 नंबर पे आ गए हैं। टॉप 3 देश कौन है, तो वहीं पुराने नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये लगभग हर जो इंडेक्स होता है उसमें टॉप करते हैं। तो टॉप 3 में कौन है, नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। NID से इसको याद रखेंगे, नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क जो है वो टॉप 3 है, किसमें, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। चलिए, भारत की रैंक भी याद रखेंगे, 45 है। आगे देखते हैं, विश्व कप हेतु ICC के लिए वैश्विक राजदूत किसे चुना गया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ICC के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो हम सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान हैं, सचिन तेंदुलकर जी, इनको ICC में विश्व राजदूत के रूप में या वैश्विक राजदूत के रूप में चुना गया है। ध्यान रखेंगे, ICC के वैश्विक राजदूत कौन बने हैं, तो सचिन तेंदुलकर। हाल ही में अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में टॉड की एक प्रजाति देखी गई है। टॉड बेसिकली मेढक की एक प्रजाति है, फोटो देख लीजिएगा गूगल पर जा करके। तो टॉड जो है ये नई प्रजाति मेढक की एक खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है, तो खोजी गई है दम्फा टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, तो यह मिजोरम में है, दम्फा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे टॉड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका जो है साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, तो बुफोइड्स भूपति जी के भूपति जो थे उनके नाम पर इस टॉड की प्रजाति का साइंटिफिक नाम रखा गया है, बुफोइड्स भूपति। कौन है, तो टॉड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, दम्फा टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, यह मिजोरम में है। तो ध्यान रखेंगे, टॉड की नई प्रजाति मिजोरम में, दम्फा टाइगर रिजर्व। इतना फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट मारियाना किससे संबंधित है। नाम मारियाना है, तो मारियाना ट्रेंच में नहीं चला जाना है, प्रशांत महासागर के। ये प्रोजेक्ट मारियाना थोड़ा अलग है। प्रोजेक्ट मारियाना जो है ये डिजिटल मुद्राओं के निपटान प्रणाली से संबंधित है। आजकल डिजिटल करेंसी में जो लेन देन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सिक्योरिटी का थ्रेट भी बना हुआ है वो देशों के लिए। तो डिजिटल मुद्राओं के निपटान से संबंधित ये प्रणाली है, प्रोजेक्ट मारियाना के तहत इसको कौन लेकर आया है, तो BIS जो है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, और फ्रांस, सिंगापुर तथा स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने मिल करके इस तरह की प्रणाली बनाई है। क्या नाम है, प्रोजेक्ट मारियाना। तो देशों का नाम याद रखेंगे, फ्रांस, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, साथ के साथ में BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवर दास जी किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। मैंने इस मंथ डिस्कस किया था कि 2 राज्यों में रघुवर दास जी के साथ में जो त्रिपुरा के भी एक राज्यपाल बनाए गए थे। नाम देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं कि रघुवर दास जी किस राज्य के बने हैं। तो रघुवर दास जी को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। इनके साथ और किस एक व्यक्ति को बनाया गया, तो इंद्रसेना रेड्डी, ये बने हैं कहाँ के, तो त्रिपुरा के। तो त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी। ध्यान में रखेंगे, रघुवर दास जी ओडिशा और त्रिपुरा के इंद्रसेना रेड्डी। अगला प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। मैंने विश्व कपास दिवस चर्चा की थी, साथ के साथ ये भी बताया था कि कस्तूरी ब्रांड को भारत का कपास ब्रांड घोषित किया गया है। तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। तो कपास जो है 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस 2019 से इसका प्रारंभ हुआ है। कस्तूरी ब्रांड जो है वो कपास का भारत के लिए ब्रांड है। 7 अक्टूबर कपास दिवस, विश्व कपास दिवस, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो मैंने बताया था कि REC लिमिटेड जो है यह महारत्न एक कंपनी है, 12वीं महारत्न कंपनी है। मैंने ये भी बताया था कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं, तो यह किसे दिया गया है, REC लिमिटेड, जो 12th नंबर की महारत्न कंपनी है। कब स्थापित हुई है, 1969 में। और यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसका काम क्या है कि ये केवल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में या ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देने का काम करती है, जमा स्वीकार नहीं करती। तो इन्हें कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो REC लिमिटेड भी एक तरीके की NBFC ही है। इसको फिलहाल 2023 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, ये 12वीं महारत्न कंपनी है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैडम कमिश्नर बुक किससे लिखी गई है? तो मैडम कमिश्नर, कमिश्नर नाम में तो समझ में आ जाना चाहिए, पुलिस सेवा से संबंधित है। मैडम कमिश्नर बुक लिखी है मीरा बोरवणकर ने। तो मीरा बोरवणकर जो है वो आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने मैडम कमिश्नर बुक लिखी है। इस बुक की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने इस बुक में 2026-11 जो हमले हुए थे उसमें जो कसाब के बारे में इसमें जिक्र किया है। कसाब को जो 26-11 हमलों के लिए फांसी दी गई थी उसमें वो सस्पेक्ट पाया गया था। तो मीरा बोरवणकर जी ने, जो कि एक आईपीएस हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी है मैडम कमिश्नर, उसमें कसाब का जिक्र किया है, इसलिए ये बुक इतनी चर्चा में आ गई है। ध्यान रखेंगे, मैडम कमिश्नर मीरा जी की बुक का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 91st जो है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? मतलब भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और कितने नंबर का है? तो 91वां जो है भारतीय वायुसेना दिवस अभी मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है 91 यानी कि 91 नंबर का जो है वो कहाँ कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1932 में। थीम क्या है? तो IAF, बहुत ही पावरफुल थीम है, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये पूरा थीम है इस बार का। तो थीम को भी ध्यान में रखेंगे, हमारी वायुसेना का क्या है? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। और इस उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को प्रयागराज में एयर शो का आयोजन हुआ था, तो इस जगह को भी याद रखेंगे। एयर शो का आयोजन प्रयागराज में मनाया कब जाता है वायुसेना दिवस? 8 अक्टूबर को। थीम क्या है? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, सीमाओं के बाहर है हमारी एयर पावर, जो शक्ति है हमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर माह में जीआई टैग प्राप्त करने वाले 2 उत्पाद, वैसे तो महीने में बहुत सारे जीआई टैग मिलते रहते हैं, ये जो 2 उत्पाद हैं हम जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिनको अभी हाल ही में अक्टूबर माह में दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के 2 उत्पाद कौन है जिन्हें जीआई टैग मिला है? एक मिला है बसोहली पश्मीना। पश्मीना जो है एक बकरी की प्रजाति है, इनकी बहुत ही सॉफ्ट खाल होती है, उससे क्या है ऊनी कपड़े, शॉल वगैरह बनाई जाती है। तो बसोहली पश्मीना जो है पारंपरिक शिल्प है जम्मू कश्मीर का, कठुआ जिले में। मैंने बताया था कि लगभग 100 साल से भी पुरानी इन लोगों की पारंपरिक शिल्प की जो कुशलता है ये 100 साल से भी पुरानी है। 100 साल से लगभग ये पश्मीना शॉल का निर्माण कर रहे हैं, किससे? बसोहली पश्मीना से। तो बसोहली पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है, कठुआ जिले से आता है जम्मू कश्मीर के। साथ में जम्मू कश्मीर के कलारी व्यंजन को भी जीआई टैग दिया गया है। यह किस जिले से है? तो उधमपुर जिले से। ध्यान रखेंगे, बसोहली पश्मीना कठुआ जिले से जम्मू कश्मीर में, और कलारी व्यंजन उधमपुर जिले से। इनको क्या है? अक्टूबर माह में जीआई टैग दिया गया। अभी हम अन्य अरुणाचल प्रदेश के भी जीआई टैग का आगे के प्रश्नों में चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंट ब्रश स्विफ्ट, नाम में पेंट ब्रश है, कहीं से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है। पेंट ब्रश स्विफ्ट जो है एक तितली की, जी हाँ तितली की प्रजाति है। पेंट ब्रश स्विफ्ट नाम है, तितली की प्रजाति है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मिली है। इतनी खास क्यों है कि 1978 में जब इसको पहली बारी खोजा गया था, या जब पहली बारी इसका नाम दिया गया था, उसके बाद से अब जाके ये हिमाचल के चंबा जिले में मिली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न बन भी सकता है। नाम भी इसका अलग ही है, पेंट ब्रश स्विफ्ट। किसकी प्रजाति है? तितली की प्रजाति है। पहली बार कब खोजी गई थी? 1878 में, वंस टाइम अगो, बहुत ही पुराने टाइम में, पूरा बहुत समय पहले। तो याद रखेंगे पेंट ब्रश स्विफ्ट किसकी प्रजाति? तितली की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोइज्जू को चुना गया है? मोहम्मद मोइज्जू MM, चुना भी कहाँ गया है? मालदीव। तो ट्रिपल M हो गया, देखिए मोहम्मद मोइज्जू, ये रहे डबल M, और कहाँ के हैं? मालदीव के। ट्रिपल M से याद रखेंगे, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोइज्जू को चुना गया है। किसका स्थान लिया इन्होंने? तो इब्राहिम मोहम्मद सोली का इन्होंने स्थान लिया है। तो याद रखेंगे इब्राहिम सोली का स्थान किसने लिया है? तो मोहम्मद मोइज्जू ने, मालदीव के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जामरानी बांध बहुउद्देशीय कृषि सिंचाई परियोजना, इसको PM कृषि सिंचाई परियोजना के तहत मंजूरी मिली है। यह सिंचाई के संबंध में अपनी योगदान देगा, भूमिका निभाएगा। जामरानी बांध कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। किस नदी पर? रामगंगा की सहायक नदी है गोला नदी। तो गोला नदी पर यह जामरानी बांध बन रहा है, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। ध्यान रखेंगे जामरानी बांध उत्तराखंड राज्य का। आगे देखते हैं, हाल ही में आयोजित एंथूरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? महोत्सव से क्वेश्चन आते हैं। तो एंथूरियम महोत्सव किस राज्य में? मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो ये एंथूरियम महोत्सव है, ये मिजोरम में मनाया जाता है। एक तरीके का ये फूल है, एंथूरियम फ्लावर है,
तो वहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा इसको हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। साथ के साथ मिजोरम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो याद रखेंगे एंथूरियम महोत्सव कहाँ का है, मिजोरम का है। यह एक पुष्प उत्सव है। हमने इसके पहले पुष्प उत्सव कौन सा देखा था, बथुकम्मा कहाँ का था, तेलंगाना का। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है। तो श्रेष्ठ योजना, इसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी कि श्रेष्ठ योजना जो है अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रदान करने के लिए आवासीय सुविधा, साथ के साथ शिक्षा में भी वो अच्छा करें, यह सुविधा प्रदान करने के लिए ये श्रेष्ठ योजना चलाई गई है। तो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा और विकास हेतु ये एक आवासीय योजना है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक आवास भी दिया जाएगा। मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि 9 से 12 साल के बच्चों, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए ये योजना है। इसको चुनने के लिए एक स्कॉलरशिप की टेस्ट किया जाएगा जो एनटीए कंडक्ट करवाएगी, और एनटीए के द्वारा जो उस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा वैसे 2500 से 3000 बच्चों को इस योजना के तहत आवास सुविधा और साथ के साथ शिक्षा सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो याद रखेंगे श्रेष्ठ योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरिमो शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। तो भारत और किस देश के मध्य हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है, तो यह आयोजन किया गया है मलेशिया। तो मलेशिया और भारत के बीच में हरिमो शक्ति जो है 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर, तो मेघालय में। याद रखेंगे हरिमो शक्ति के साथ साथ एक और जो हमारे एक सेकेंड, हरिमो शक्ति के साथ साथ एक और युद्धाभ्यास है, कौन सा, उदार शक्ति युद्धाभ्यास। यह भी हम किसके साथ ही करवाते हैं, इसको भी हम मलेशिया के साथ ही कंडक्ट करवाते हैं। चलिए तो उदार शक्ति और हरिमो शक्ति दोनों भारत और मलेशिया के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर माह में अरुणाचल प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया। मैंने बताया था कि अभी जम्मू कश्मीर के बाद हम अरुणाचल प्रदेश भी देखेंगे। तो देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है अक्टूबर माह में। तो देखते हैं, याक चुरपी, रवामती चावल और तोगसा कपड़ा, इन 3 प्रोडक्ट्स को, इन 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। कौन कौन से हैं, याग चुरपी, रवामती चावल और तोगसा कपड़ा। याद रखेंगे इसके पहले हमने बसोहली पश्मीना देखा था, वो कहाँ का था, जम्मू कश्मीर का। और अभी ये क्या है, याग चुरपी, रवामती चावल और तोगसा कपड़ा कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न देखते हैं कि आईआरसीटीसी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी क्या है, इंडियन रेलवे में जो सीट के ऑनलाइन बुकिंग साथ के साथ खान पान से संबंधित जो काम देखते हैं वो कौन है, आईआरसीटीसी के द्वारा देखा जाता है। तो आईआरसीटीसी के अभी नए चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो संजय कुमार जैन जी को, माफ कीजिएगा, संजय कुमार जैन जी को आईआरसीटीसी का जो नया चेयरमैन बनाया गया है। आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई है, तो 1999 से ये जो है भारतीय रेलवे में अपनी सेवा दे रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग साथ के साथ खाने पीने की जो सुविधा है यही आईआरसीटीसी प्रोवाइड करवाता है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजय कुमार जैन जी। ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आईएसओ के द्वारा भारत की पहली किस महिला स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। ये भी प्रश्न मैंने डिस्कस किया था पिछले करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आईएसओ ने, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भारत में भोपाल मध्य प्रदेश के एक महिला थाना को ये सर्टिफिकेट प्रदान किया। मैंने बताया था कि सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है, तो अवसंरचनात्मक जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसके लिए। जो वहाँ महिला थाना है तो महिला कैदी होते हैं, महिला कैदियों के लिए जैसे क्रेच की व्यवस्था, बच्चों को स्तनपान कराने के लिए बेहतर संरचनाएं इस पुलिस स्टेशन ने बनाई थी। कहाँ की, भोपाल मध्य प्रदेश की महिला थाना ने। तो इसलिए इसको इस साल आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया और यह भारत का ऐसा पहला थाना है, महिला थाना है, जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया। तो ध्यान रखेंगे एमपी भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच योजना, मैंने इसको भी डिस्कस किया था। ऑनलाइन स्कैम जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, उससे बचने के लिए गूगल ने डीजी कवच योजना लॉन्च की है। तो ध्यान रखेंगे ऑनलाइन स्कैम, डीजी कवच और गूगल। यह प्रश्न आपको किसी भी तरीके से बन सकता है, जैसे एक डिजिटल लॉकर का कॉन्सेप्ट है उसी तरह ये डीजी कवच है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट बन सकता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे कि डीजी कवच जो है वो गूगल के द्वारा ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए बनाया गया है। तो गूगल की ये पहल है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई है? देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल क्षेत्रीय सेवा जो है, मैंने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर याद करेंगे कि बताया था नमो भारत के नाम से कहाँ तक। अभी फिलहाल जो 17 किलोमीटर की चलने वाली है वह चलने वाली है गाजियाबाद में ही, दो जगहें हैं, साहिबाबाद से दुहाई। तो पहली जो 17 किलोमीटर की रेल चली है, पहली हाई स्पीड जो क्षेत्रीय रेल सेवा है नमो भारत नाम से, साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक। वैसे तो इसको चलना कहाँ पर है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में। दिल्ली और मेरठ का जो टाइम लिमिट है, जो ट्रेवल का टाइम है, उसको लगभग अब कम कर देगी ये 2.5 घंटे से, अब ये 60 मिनट पे कर देगी, मैंने ये डिस्कस किया था। तो नमो भारत अभी फिलहाल कहाँ चली है, साहिबाबाद से दुहाई। नाम क्या है, तो नमो भारत, पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल बनाया गया है, और ऐसा करने वाला कोई एक राज्य है, पहली पहल है। बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल, जैसे कि हमारे यहाँ सीमा सुरक्षा बल है, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल जितने भी हैं, उस तरीके से बाघों की रक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार की ये पहल है। बाघों की रक्षा के लिए किस किस अभ्यारण्य में, तो नामदफा, पक्कई और कामलांग जो टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर ये पहल शुरू की गई है। विशेष बाघ सुरक्षा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, तो नामदफा, पक्कई और कामलांग, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, बाघ के लिए विशेष सुरक्षा बल। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला भारतीय सैन्य विरासत, कोई भी चीज़ पहली होती है और ऊपर से ये तो सैन्य से संबंधित है, रक्षा से संबंधित है, तो मोस्ट आईएमपी हो जाता है। तो पहले भारतीय सैन्य विरासत जो महोत्सव है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, ध्यान में रखेंगे। मोस्टली ऐसी चीज़ें नई दिल्ली वगैरह में ही होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा जीता गया है? जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, स्पोर्ट्स से प्रश्न आते ही आते हैं, पिछले 1-2 साल पहले तो यूपीएससी ने भी पूछ दिया था। तो फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है ये ग्रैंड प्रिक्स 2023, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023। जीता किसने है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि हाल 1-2 सालों में इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत लिए हैं। तो मैक्स स्टापेन जो है, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। 2023 में लगभग इनकी ये 17वीं रेस है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये 50वीं जीत है। तो इसलिए ये मैक्स वर्स्टापेन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स स्टापेन ने। ये फार्मूला 1 रेसिंग में इनकी 50वीं जीत है। मैंने पहले बताया कि फार्मूला 1 रेसिंग से ये संबंधित है। कौन? तो मैक्स वर्स्टापेन। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे सम्मानित किया गया? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से हमारे भारत के जो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्हें ये अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है। किसने दिया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल ने दिया है। कितने नंबर के हैं ये हमारे सीजेआई? तो 50th नंबर के, यानी कि 50वें नंबर के ये सीजेआई हैं, डी वाई चंद्रचूड़ जी। इन्हें अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीआई को मिला है। और डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो लगातार पिछले सालों से काफ़ी अपने स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है और बहुत बार रिवीजन हो गया होगा आपका मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में भी। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। थीम क्या रखी गई है? सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए राज्य संकेतक और जो केंद्रीय संकेतक ढांचे को एक जगह पे लाना। मतलब सांख्यिकी का मतलब क्या है? आंकड़ों को इकट्ठा करना। तो राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल बिठाने के लिए इस तरह की इस बार की थीम रखी गई है। डाटा अच्छा कलेक्ट होगा तो हम आउटपुट भी अच्छा दे पाएंगे। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। इसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी बताया था, तो यह बनाया जाता है 29 जून। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जून में 29 जून और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। चलिए, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही चर्चे में रहा, याद ही हो गया होगा लगभग सबको। UNWTO में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किन 2 राज्यों को या किन 2 स्थलों को भारत में चुना गया? तो मैंने बताया था कि UNWTO में लगभग जो है 54 जो
स्थलों को चुना गया था। उसमें भारत के कौन से गांव शामिल थे? तो सबसे पहले शामिल किया गया था धोर्डो और बाद में शामिल किया गया मांडला। तो UNWTO की विश्व पर्यटन सर्वश्रेष्ठ गांव की जो लिस्ट है उसमें धोर्डो और मांडला को शामिल किया गया है। भारत से पहला गांव था धोर्डो, दूसरा गांव है मांडला। ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न को। अब देखते हैं ईरानी ट्रॉफी 2023। नाम ईरानी है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये ईरान की ट्रॉफी होगी, भारत की ही ट्रॉफी है, नाम भले ईरानी है। यह क्या है? ये रणजी ट्रॉफी के विजेता और शेष भारत के बीच खेले जाने वाला एक मैच है, क्रिकेट मैच से संबंधित है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है ये। इस बार किसने जीती है? शेष भारत ने हराया किसको है? सौराष्ट्र को। तो घरेलू स्तर पर जो खेला जाता है वह एक मैच है, ये ईरानी ट्रॉफी 2023 के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे विनर कौन है? शेष भारत। हराया किसको है? तो हराया है सौराष्ट्र की टीम को। इतना फैक्ट आपके लिए इससे संबंधित काम का रहेगा। अगला देखते हैं, देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर, देश का पहला है और दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया है। नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसको रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर। देश का पहला है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। अब ग्वालियर का नाम आते ही आपको, मैं अभी 2-3 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि ग्वालियर को जो है संगीत शहर के रूप में चुना गया है। तानसेन की बात की थी मैंने, अमजद अली जी की बात की थी। तो इसी ग्वालियर में अक्टूबर माह में ही पहला जो है दिव्यांग खेल सेंटर बनाया गया है। किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। तो ध्यान रखेंगे MP के ग्वालियर में। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट उद्भव, इसकी भी मैंने चर्चा की थी। प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट उद्भव रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसमें हम अपने पुराने जो पुराण है, ग्रंथ है, उनका अध्ययन करके अत्याधुनिक जो है हथियार बनाने वाले हैं, सैन्य हथियार बनवाने वाले। तो रक्षा मंत्रालय के आयुध निर्माण से ये संबंधित है। क्या? प्रोजेक्ट उद्भव। ध्यान में रखेंगे, पुराणों से संबंधित है और अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए इसको चालू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम साहित्य शहर के रूप में किसे चुना गया? देखिए अभी मैंने चर्चा की थी संगीत शहर की, उसी श्रेणी में साहित्य शहर भी चुना गया सबसे पहले। तो केरल के कोझिकोड को, अभी ये हाल की न्यूज है, केरल के कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर बनाया गया है। मैंने बताया था कि वहां पर लगभग 500 पुस्तकालय और 70 से अधिक जो है वो प्रकाशक हैं। तो 500 लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर, पुस्तकालय हैं और 70 से अधिक प्रकाशक हैं। इस फैक्ट को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ साथ ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में चुना गया है। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर माह में मौसम विभाग के द्वारा किन 2 जुड़वा चक्रवात की चर्चा की गई या भविष्यवाणी की गई? अभी हाल ही में ये हम भविष्यवाणी की गई थी मौसम विभाग के द्वारा कि 2 जो चक्रवात हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो टकराने वाले हैं भारतीय सीमा से। कहाँ पर और उनके नाम क्या है? तो देख लेते हैं। तेज जो है वो अरब सागर से टकराने वाला, अरब सागर में टकराने वाला, और दूसरा है चक्रवात हमून, यह बंगाल की खाड़ी के साइड से। तो ये जो तेज है वो अरब सागर में निकला है चक्रवात, और ये हमून जो है वो बंगाल की खाड़ी में। तेज नाम तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका नामकरण किसने किया है? तो भारत ने इसको नाम दिया है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चक्रवातों का नामकरण किसने किया है? तो तेज जो चक्रवात है अरब सागर में आ रहा है, इसका जो नाम है वो भारत ने रखा है, और हमून जो है इसका नाम रखा है ईरान ने। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे। इस हमून का मतलब क्या होता है? यह एक पारसी शब्द है जिसका मतलब होता है बड़ा मैदान या फिर मरुस्थल। तो हमून जो है वो नाम दिया है ईरान ने, और तेज नाम भारत ने दिया है। तेज जो है वो अरब सागर में आने वाला है, और दूसरा जो चक्रवात हमून है वो बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है। तो इनको ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो ये प्रश्न बनता है BPSC वगैरह में, क्योंकि BPSC बिहार से ही संबंधित है। बिहार के गया में प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला लगाया जाता है। माना जाता है कि गया जो है वो पिंडदान के लिए बहुत ही फेमस है, यहाँ जाके ही पिंडों को या पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो बिहार के पितृपक्ष मेला कहाँ पर लगता है? गया में। ये लगता है किस नदी पर? तो गंगा की सहायक नदी जो फल्गु नदी है वहाँ पर पितृपक्ष मेला लगता है। बहुत बड़ा है ये, और कहाँ लगता है? बिहार के गया जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गणित का प्रतिष्ठित रामानुज पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार है रामानुज, किसके लिए दिया गया है? तो गणित रामानुजम कौन थे? तो एक महान गणितज्ञ थे, उनके नाम पर 2023 का पुरस्कार दिया गया है रुइक सियांग झांग को। ये कौन है? तो USA के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हैं। अंडर 32 ईयर यानी कि 32 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार किसे दिया गया है? तो रुइक सियांग झांग को। कहाँ के हैं ये? तो तमिलनाडु के
कुगड़ कोडम शास्त्र विद्यालय के द्वारा ये पूरा पुरस्कार दिया जाता है। नॉट इवन नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे रुक्सियांग झांग को, जो यूएसए के कैलिफोर्निया में जो प्रोफेसर हैं उनको ही दिया गया है। शुरुआत कब हुई है इस पुरस्कार की? 2005 में शुरुआत हुई है और मैंने बताया कि 32 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ये दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगिक भेदभाव के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल। बड़ी बात है, लैंगिक भेदभाव अमूमन हर देश में देखा जाता है, लेकिन वहाँ के नागरिक कितने जागरूक हैं, उन्होंने एक दिवसीय हड़ताल ही कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कहाँ का है? तो आइसलैंड में एक दिवसीय हड़ताल की गई है। किस टॉपिक से संबंधित है? तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो कैटरीन जैकोब डीटिर जो है वो प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखेंगे, लैंगिक भेदभाव के लिए एक दिवसीय हड़ताल कहाँ पर? आइसलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला टीम के जो कोच हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमोल मजूमदार जी को। पुरुष टीम के कौन है? तो राहुल द्रविड़ जी हैं। महिलाओं में जो महिला टीम की कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर हैं। इतना फैक्ट ध्यान में रखेंगे। अभी फिलहाल महिला टीम के जो मुख्य कोच बने हैं, कौन बने हैं? अमोल मजूमदार जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न है कि देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र म्यूजियम किस राज्य में? देश का पहला और इस तरीके का अपने आप में यूनिक। कार्टोग्राफिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी में जो जियोग्राफिकल प्लेसेस होते हैं, जो भौगोलिक स्थिति होती है, कार्टोग्राफिक में एक पेज में जो है पृथ्वी की संरचनाओं को, जमीन हो गई, पहाड़ हो गए, नदी हो गए, इसको एक पेज में उतारा जाता है छोटे रूप में। जैसे कि हम मैप बनाते हैं इंडिया का, वैसे तो हिमालय बहुत बड़ा है लेकिन हम उसको एक पेज में उतार देते हैं छोटे से फॉर्म में, तो उसी को कहते हैं कार्टोग्राफिक। तो इस तरीके का अपने आप में एक पहला म्यूजियम कहाँ बन रहा है, किस राज्य में बन रहा है? तो देख लेते हैं, ये बन रहा है उत्तराखंड के मसूरी में। उत्तराखंड के मसूरी में जो है इस तरीके का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बन रहा है। नाम क्या है उस म्यूजियम का? तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। एवरेस्ट जो थे उनके नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में इस तरीके की कार्टोग्राफिक म्यूजियम को बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्थिमोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ध्यान में रखेंगे, स्थिमोजा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, नाम भी यूनिक है। किसे दिया गया है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को दिया गया है। भारतीय मूल की एक महिला है, कौन? जोईता गुप्ता, इन्हें दिया गया है ये नीदरलैंड का स्थिमोजा पुरस्कार। नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है, साथ ही साथ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने के लिए दिया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु स्थिमोजा पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? जोईता गुप्ता जी को। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये पहल, हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।